नमस्ते बच्चों, मैं निखिल मिश्रा एमटेक आईआईटी दिल्ली स्वागत करता हूं आप सभी का नीट काका जी के सानिध्य बैच में, जहां पर आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स को, आप ड्रॉपर विद्यार्थियों को पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पूर्णतः हिंदी माध्यम में विश्लेषण कराया जाएगा। मतलब पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण हिंदी मीडियम में करेंगे हम लोग और पूरा का पूरा अध्ययन जो होगा हमारा वो हिंदी माध्यम में ही होगा। इस बैच को शुरू करने की आकांक्षा या अभिलाषा हमारी यही थी कि भारतवर्ष में जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे अभी फिलहाल के समय पे देखा जाए तो कोई भी ऐसे बैचेस नहीं है जो पूर्णतः हिंदी माध्यम में चल रहे हो। तो हमारी यह कोशिश है आप लोगों के लिए कि पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो आप लोगों को हिंदी माध्यम में ही अध्ययन कराया जाए। एक और बात बच्चों मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सानिध्य बैच, जो बैच का नाम है, जिस बैच में आप लोग पढ़ने वाले हो, इस सानिध्य बैच में आपको नीट मैजिशियंस ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे। मतलब ये ऐसे जादुई टीचर्स हैं जो किसी भी विषय के किसी भी पाठ को आपको कठिन लगने ही नहीं देंगे। मतलब कि इस सरल तरीके से वो, या फिर कितना भी चाहे कठिन पाठ हो, उसको इतने सरल तरीके से आपके माइंड में प्रेजेंट कर देंगे, वो इतने सरल तरीके से आपको समझा देंगे कि आपको कोई भी पाठ जो है वो कठिन लगेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं भौतिक विज्ञान का बात करूं तो भौतिक विज्ञान की अगर मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर कई ऐसे पाठ हैं जो कि अत्यंत कठिन माने जाते हैं, जैसे घूर्णी गति हो गई, सरल आवर्त गति हो गई। तो ये सारे जो पाठ हैं इनको कई बार बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, अत्यंत कठिन मानते हैं। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे अपने सानिध्य बैच में तो देखेंगे कितने सरल रूप से आप लोग इनके जो भी कठिन से कठिन प्रश्न हैं उसको कर पाओगे। और कुछ जो चैप्टर्स हैं, कुछ जो पाठ हैं वो अत्यंत सरल माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मात्रक एवं विमाएं जो है, तो उनमें मात्रक एवं विमाओं को अत्यंत सरल माना जाता है। परंतु आपको पता है कि चाहे कठिन पाठ हो चाहे सरल पाठ हो, आपको पता है नीट की जो परीक्षा है उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं वो हर एक पाठ से बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी जो पाठ है आपका, चाहे वो सरल आवर्त गति हो, चाहे मात्रक एवं विमाएं हो, चाहे घूर्णी गति हो, किसी को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और जितने भी पाठ हैं उन पे बराबर रूप पे हम लोग केंद्रित करेंगे और बराबर रूप से उन सारे के सारे पाठों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला पाठ है, जो इस पूरे सानिध्य बैच के भौतिक विज्ञान का जो पहला पाठ है, वो हमें पता है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं होती है। तो मात्रक एवं विमाओं की चर्चा करूं मैं, उससे पहले मैं यह चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की स्टडी से पहले, हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करें इससे पहले ये तो हमें पता हो कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान देखिए बेसिकली होती क्या है कि आप किसी भी एक प्रक्रिया को हमारे ब्रह्मांड में ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। ठीक है, तो किसी भी प्रक्रिया को जब देखते हैं हम लोग तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उस प्रक्रिया को देख करके छोड़ दिया कि हाँ भाई हो रहा है जो होने दो, और एक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो उस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि भैया ये प्रक्रिया हो क्यों रही है, क्या कारण है इस प्रक्रिया के होने का। ठीक है, तो ऐसे भी लोग सदियों से हमारी धरती पर उपस्थित होते आए हैं, हमारे धरती पर प्रेजेंट रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन ऋषि मुनियों के समय से अगर हम बात करें तो उस वक्त भी थे, आर्यभट्ट के समय पे भी थे, खुद आर्यभट्ट भी थे, न्यूटन, आइंस्टाइन। तो यही वो लोग हैं जो कि कालखंड की जो चाल होती है उसको बदल के रख देते हैं अपने सोच की वजह से, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से आज आप मुझे देख पा रहे हो, मैं जो भी बोल रहा हूं आपके पास पहुंच पा रहा है, आप जिस घर में बैठे हो आपके ऊपर पंखा चल रहा है, वो इन्हीं लोगों के सोचों की वजह से। इन लोगों ने जो सोच रखी और जो इन्होंने अध्ययन किया कि ब्रह्मांड में चीजें हो क्यों रही है, और उस अध्ययन की मदद से जो हमारी जीवन शैली थी उसको आसान बनाया। अदरवाइज अब तक हम लोग जंगलों में रह रहे होते, ठीक है ना, और वही हम लोग खा पी रहे होते जैसे आदि मानव खाया पिया करते थे। तो हमारी श्रेणी को, मनुष्य की जो मनुष्यता जो विकसित की उन लोगों ने, वो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो हैं, वो वही फिजिसिस्ट थे, वही लोग थे जिन्होंने कालखंड की चाल को बदल दिया अपनी सोच से, जिन्होंने सोचा और अध्ययन किया कि चीजें हो क्यों रही हैं और हम किस रूप से इनसे बेनिफिट प्राप्त करें और अपनी जो जीवन शैली है उसको आसान बनाएं। ठीक है, तो पहली बात, भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान के अंदर सबसे पहले आपको प्रक्रिया को देखना पड़ता है।
कि कोई भी प्रक्रिया आखिरकार हो क्यों रही है। ठीक है, पहली बात आप प्रक्रिया को देखिएगा या कोई भी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और उस ऑब्जर्वेशन को फिर आप एक्सप्लेन भी कीजिएगा। ठीक है ना, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, केवल उसको देखना नहीं है, उसको समझाना भी है। ये केवल एक फिजिक्स का, एक भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी करता है। ज्यादातर लोग तो प्रक्रिया को देख करके छोड़ देते हैं, परंतु भौतिक विज्ञान का जो विद्यार्थी है वो प्रक्रिया को देखता है, उस पर अध्ययन करता है और उसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचता है कि ये प्रक्रिया हुई तो हुई क्यों। जैसे न्यूटन के सर पर जब सेब गिरा था, ये हमें नहीं पता गिरा था या नहीं गिरा था, परंतु जो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, वह तो यही बताती हैं कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था। तो न्यूटन के सिर पे या उनके बगल में जब सेब गिरा तो न्यूटन ने उसको इग्नोर नहीं किया कि चलो सेब गिर गया, उठा के खा लेता हूं इसको। नहीं, न्यूटन ने सोचा कि भाई ये सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों आया सेब, ये सेब तो ऊपर भी जा सकता था परंतु ये नीचे ही क्यों आया। फिर उसके ऊपर अध्ययन किया और वहीं से हमारी जो नीति है उसको बदल करके रख दिया उन्होंने। हमारी जो, क्योंकि न्यूटन ही वो प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी आज की फिजिक्स है, आज की जो भौतिक विज्ञान है, जिसका नींव रखा उन्होंने वास्तविक रूप में। तो आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य की सोच पूरी की पूरी जो हमारी धरती है उसकी एक शैली को बदल के रख सकती है। तो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी क्या करता है? भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी सबसे पहली बात प्रक्रिया को देखेगा और प्रक्रिया को केवल देखेगा नहीं, उस प्रक्रिया को समझाएगा भी। अब जनरली प्रक्रिया को समझाता कैसे है वो? तो प्रक्रिया को वो समझाता है किसकी मदद से? मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से। उसको गणित के जो समीकरण है उसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना, अपनी प्रक्रिया को समझाने के लिए। कई बार वो लिटरेचर का, भाषा का भी इस्तेमाल करके समझा सकता है, परंतु ज्यादातर केसेस में जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे समझाते हैं हम लोग? तो उसको समझाते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, गणितीय समीकरण का इस्तेमाल करके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अगर बोलूं तो जैसे कि एक सिंपल सा समीकरण v इज इक्वल टू, एक सिंपल सा समीकरण की बात करूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो आप सभी को पता होगा। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है। या तो मैं एक और सिंपल सा लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा है कि f इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है ना, f इज इक्वल टू dp बाई dt, मतलब कि जो हमारे पास रेखीय संवेग में बदलाव की दर होती है वो उपयोग किए गए उस पे कुल बाह्य बल के बराबर होती है। F इक्वल टू dp बाई dt, F बराबर dp बाई dt, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। न्यूटन ने क्या किया कि बहुत सारी वस्तुओं पर बल लगाया और उनके जो रेखीय संवेग में बदलाव की दर थी उसको देखा कि वो बार बार किसके बराबर आ रही थी? बल के बराबर आ रही थी, ठीक है। तो बल उपयोग करने पर, एक नेट एक्सटर्नल फोर्स, कुल बाह्य बल उपयोग करने पर जब जो रेखीय संवेग में बदलाव की जो दर थी, जब वो बार बार बल के ही बराबर आ रही थी, तो न्यूटन ने क्या इक्वेशन लिखा? F इक्वल टू dp बाई dt। अब जो उसने प्रक्रिया किया और जो प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया, देखा, और उस प्रक्रिया को देखने के बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचा, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान का अध्ययन, या भौतिक विज्ञान ही खुद बोलते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में आपको करना क्या होता है? सबसे पहले कोई एक प्रक्रिया या कोई भी ऑब्जर्वेशन देखना होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है। और किसकी मदद से आप एक्सप्लेन करोगे? तो आप एक्सप्लेन करोगे एक समीकरण की मदद से। गणितीय समीकरण होगा F इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहां पे। अब ये जो गणितीय समीकरण है आपके पास, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी का नियम है ये, ठीक है ना, भौतिकी का नियम या फिजिकल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक नियम जो है हमारे पास, या फिजिकल लॉज जो है हमारे पास, वही हमारी क्या होती है? F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब F इक्वल टू dp बाई dt लिखते वक्त कुछ राशियों का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे, ये F एक राशि है, ये P एक राशि है, मतलब बल एक राशि है, संवेग एक राशि है, T भी एक राशि है। तो जिन राशियों का उपयोग करके और हम अपने भौतिक विज्ञान में या भौतिकी में जब प्रक्रिया को समझाते हैं, तो ये जो राशियां होती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां, या इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। या तो हम इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, और या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां बोलेंगे हम लोग यहां पे, ठीक है ना। तो भौतिक राशियां बोलेंगे।
ठीक है, तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है यहां पे। तो अभी मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। तो अभी मैं यहां पे आपको ये बोलने वाला हूं, ठीक है ना, कि F इज इक्वल टू dp/dt जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, भौतिक नियम है। और भौतिक नियम को लिखते वक्त जिन राशियों का हमने प्रयोग किया, ठीक है ना, जिन राशियों का प्रयोग किया वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिसमें F भौतिक राशि थी, रेखीय संवेग P एक भौतिक राशि थी, जो समय था T वो भी एक भौतिक राशि थी, ठीक है। तो अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है ना, जो भौतिक राशियां जिनकी मदद से मिला करके हम लोगों ने फिजिक्स के नियम को लिखा, जो भौतिक नियम को लिखा, ठीक है ना, इन्हीं राशियों का जो अध्ययन होता है, इन्हीं को हम फिजिक्स बोलते हैं। अब मैं डेफिनेशन थोड़ा देखिए किस हिसाब से बता रहा हूं आपको, आप समझिएगा कि होगा क्या। फिजिक्स की स्टडी होती क्या है, समझना आप। एक मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि चेस खेल रहे हैं, आपके सामने दो व्यक्ति बैठ करके, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो शतरंज खेल रहे हैं, समझने की कोशिश करना, और आप बैठ करके शतरंज का नियम सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो दो हुनरवान व्यक्ति, दो ऐसे प्लेयर्स जिनको शतरंज बहुत अच्छे से आती है, वो बैठ करके शतरंज खेल रहे हैं, और आप बैठ करके, आपको शतरंज नहीं आती है फिलहाल, आप ऐसा मान करके चलिए, और आप उनको देख करके शतरंज का नियम लिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि पहली बार में जो प्यादा होता है, जो पॉन होता है, उसको एक खिलाड़ी ने 2 कदम आगे बढ़ाया। जो पहली बार में प्यादा 2 कदम चल सकता है, तो आपने क्या नियम लिख लिया, आपने नियम लिख लिया कि जो प्यादा होता है वो 2 कदम चलता है पहली बार में, ठीक है, आपने नियम लिख लिया। लेकिन जब आपने दूसरी वाली खिलाड़ी को देखा तो उसने प्यादे को 1 कदम ही चलाया, तो उसका मन, क्योंकि प्यादा पहली बार में 1 कदम भी चल सकता है, 2 कदम भी चल सकता है, ठीक है, वो खिलाड़ी के ऊपर होता है कितना चला रहा हो। तो आपने क्या लिखा उसको देख करके कि आप बोले यार मेरे से गलती हो गई, मैंने लिख दिया प्यादा पहली बार में 2 कदम चलता है, पर इसने तो 1 कदम चलाया। तो अब आप अपने लॉ को, जो लॉ आप लिख रहे हो, नियम लिख रहे हो, उसमें थोड़ा बदलाव करोगे और लिखोगे कि प्यादा पहली बार में 1 कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी चल सकता है। या पहली बार में नहीं, आपने ये लिख लिया प्यादा 2 कदम भी चल सकता है और 1 कदम भी चल सकता है। परंतु जैसे गेम आगे बढ़ा, जैसे खेल आगे बढ़ा, तो आपने देखा कि उस प्यादे को पहली बार में तो उस खिलाड़ी ने 2 कदम बढ़ाया था, परंतु उसके बाद उसने कभी भी 2 कदम नहीं बढ़ाया। उसी पर्टिकुलर प्यादे की मैं बात करूं तो वो केवल 1 कदम ही आगे बढ़ा रहा है उस प्यादे को, और दूसरा वाला भी 1 कदम ही आगे बढ़ा रहा प्यादे को। हालांकि उस दूसरे वाले ने दूसरे किसी प्यादे को पहली बार में 2 कदम बढ़ाया, परंतु ये प्यादा जो पहली बार में 1 कदम ही बढ़ा था, उसको अब ये हर बार 1 कदम ही बढ़ा रहा। तो अब आप नियम को मॉडिफाई करोगे, आप नियम को क्या लिखोगे कि प्यादा जो है वो पहली बार में या तो 1 कदम चल सकता है या 2 कदम चल सकता है, लेकिन उसके बाद वो केवल 1 कदम ही चलेगा। तो ये आपने अपने नियम को मॉडिफाई कर लिया। अब मान लो 2 प्यादे आमने सामने आ गए, ठीक है ना, तो दोनों प्यादे आमने सामने आ गए तो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, दोनों प्यादे आमने सामने आ गए तो वैसे के वैसे ही खड़े होंगे, परंतु जैसे ही कोई प्यादा साइड में आया उसको इस प्यादे ने काट दिया। तो अब आप अपने नियम को क्या लिखोगे कि प्यादा पहली बार में 1 कदम या 2 कदम चल सकता है, परंतु उसके बाद जो प्यादा है वो केवल और केवल 1 कदम ही चलता है, और प्यादा जो है वो सीधा नहीं काट सकता, प्यादा जो है तिरछा काट सकता। तो ये प्यादे के बारे में आपने पूरा नियम लिख लिया। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड को देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, और हमारे जो भौतिक नियम है, जो फिजिकल लॉज हैं, उसको कंटिन्यूअसली मॉडिफाई कर रहे हैं। यही काम होता है भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों का, ठीक है। बार बार वो एक प्रक्रिया, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं और उस हिसाब से लॉज लिख रहे होते हैं। तो हमारे फिजिकल लॉज भी साइंटिस्ट बैठ करके ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये फिजिकल लॉ, ये भौतिक नियम किसके बारे में है, तो भौतिक राशियों के बारे में है। आप समझने की कोशिश करना, ये जो भौतिक नियम है ये किसके बारे में, कोई सी प्यार, नफरत, इसके बारे में तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। भौतिक नियम किसके बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां क्या होती हैं, वह राशियां जिसका मापन किया जा सकता है, जिसको आप नाप सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और नाप करके उसको एक मात्रक, ठीक है ना, उसको एक यूनिट असाइन कर सकते हो, एक मात्रक दे सकते हो नाप करके, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैं मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर का कुछ द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को नापा जा सकता है, किस पे, तराजू पे रख करके उस द्रव्यमान को नापा जा सकता है। इसके वजन को नापा जा सकता है। वजन को कैसे नापा जा सकता है, तो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वजन को नापा जा सकता है। इसकी लंबाई को नापा जा सकता है स्केल का इस्तेमाल करके, ठीक है ना।
तो आप देखो इसमें क्या है, इसका टेम्परेचर का मापन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जिसका मापन कर सकते हैं, जिसको यूनिट दे सकते हैं हम लोग, जिसको मात्रक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को भौतिक राशि बोला जाता है। परंतु अगर मैं बोलूं कि आपकी मम्मी या आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, तो इसका क्या मापन दोगे आप इसको केजी में नाप दोगे कि क्या 3 केजी प्यार करते हैं, या किस पे किलोमीटर में नाप दोगे कि 4 किलोमीटर प्यार करते हैं? नहीं। तो प्यार, नफरत, ठीक है ना, आपका दोस्त आपसे कितना नफरत करता है, तो प्यार नफरत इन सब की कोई मात्रक ही नहीं है, इनको नापने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है। बोल सकते हैं वो उससे ज्यादा प्यार करता है या कम प्यार करता है, पर कितना ज्यादा कितना कम एग्जैक्टली इसको नहीं बताया जा सकता, एग्जैक्टली इसको नहीं नापा जा सकता। तो ये भौतिक राशियां नहीं है, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब भौतिक राशियां नहीं है। भौतिक राशियां क्या है? जिनका मापन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जैसे क्या हो गया, क्या इसका जो द्रव्यमान है इसका मापन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसकी जो लंबाई है इसका मापन कर सकते हैं, इसका तापमान कितना है उसका मापन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये भौतिक राशियां होती है। भौतिक विज्ञान जो है इन्हीं भौतिक राशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जब भौतिक राशियों का हम अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भौतिक राशियों का अध्ययन करना और उनके मध्य संबंध स्थापित करना, इसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ लेना, इस डेफिनेशन को लिख भी लेना, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान में एंट्री लेंगे तो सबसे पहली बात कि हमें भौतिक विज्ञान का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो पता होनी चाहिए। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक राशियों का अध्ययन करना और उनके मध्य संबंध स्थापित करने को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान का कोई भी जो प्रश्न होगा, फिजिक्स का कोई भी जो प्रश्न होगा, आपसे जो नीट परीक्षा में पूछा जाएगा, उसमें हमेशा आपको 2 या 3 भौतिक राशियां पहले से प्रदान की गई होंगी और कुछ भौतिक राशियां आपसे, कुछ और भौतिक राशियों का मान आपसे पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें आपको हो सकता है कि v दे दे, u दे दे, t दे दे, 3 भौतिक राशियां दे दे और a त्वरण जो भौतिक राशि है उसका मान आपसे पूछ ले, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इतना सरल प्रश्न आएगा, आ भी सकता है, इस बार आया भी था इतना ही सरल प्रश्न, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यूज करना था, ठीक है। तो आपको यही बात ध्यान में रखना है कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का कोई भी प्रश्न होगा उसमें 2 या 3 भौतिक राशियां देगा और चौथी या पांचवी किसी भौतिक राशि का आपसे मापन कराएगा या मान पूछेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। अब समझना कि भौतिक राशियां किस तरह से डिवाइड की गई हैं। तो जो भौतिक राशियां जो होती हैं उनमें 7 फंडामेंटल भौतिक राशियां हैं। फंडामेंटल मतलब मूलभूत राशियां, ठीक है ना। अब ये मूलभूत राशियां जो है उनकी क्या आवश्यकता पड़ी हम लोगों को, और उसके बाद व्युत्पन्न राशियों की क्या आवश्यकता पड़ी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि आप समझिए एक भाषा के तौर पे, ठीक है। तो समझिए कि हमारे पास एक अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है हमारे पास। अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, ABCDEFGHIJK। तो यहाँ पे हमारे पास Z तक 26 भाषाएं, पता ही होगा आप लोगों को, अब ABCD नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे 26 हमारे पास लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। अंग्रेजी में हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है ना, A से लेकर के Z तक, ठीक है। तो और अंग्रेजी में हमारे पास करोड़ों शब्द हैं। शब्द तो मतलब आप डेली बना सकते हो। पहले तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सेल्फी की, सेल्फी नाम का कोई शब्द नहीं था। आज से जब हम लोग छोटे क्लासेस में थे, जब हम अंग्रेजी माध्यम की किताबें पढ़ा करते थे या डिक्शनरी देखा करते थे, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, तो आज से जो 20 साल 10 साल पहले की डिक्शनरी थी उसके अंदर सेल्फी नाम का कोई भी शब्द नहीं था। परंतु आज वही ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो आएगी उसमें सेल्फी भी शब्द लिखा होगा कि खुद की फोटो खींच लेना उसको सेल्फी बोलते हैं, ग्रुप की फोटो खींच लेना उसको ग्रुपी बोलते हैं। चलो, तो ये जो शब्द हैं ये अभी अभी इंक्लूड हुए हैं, परंतु ये शब्द भी किससे मिलकर के बने हैं? उन्हीं से मिलकर के बने हैं। किन से मिलकर के बने हैं? उन्हीं 26 अल्फाबेट से। सेल्फी, SELFIE, सेल्फी, ठीक है ना। या फिर अलग अलग लोग अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं, परंतु SELFIE मान लीजिए ये सेल्फी की स्पेलिंग हो गई, ठीक है ना। मीम, अब मीम एक नया शब्द आ गया, पहले नहीं हुआ करता था। MEME मीम होता है, मीम्स, MEMES मीम्स,
तो ये नए शब्द आ गए हमारे पास, ठीक है ना। परंतु ये नए शब्द भी किससे मिलकर के बने, उन्हीं 26 अल्फाबेट से मिलकर के बने हैं। तो ये पता है, तो किसी भी भाषा को कैसे आसान किया जाता है, तो पहले उसकी अल्फाबेट्स निर्धारित कर दी जाती है। जैसे हमारे हिंदी में भी क ख ग घ ङ च छ ज न ट ठ ड ढ, तो ये भी हमारे पास जो है हिंदी में भी हमारे पास इनको हम लोग जो बोलते हैं शब्दावली जो हमारे पास, वैसे जैसे अंग्रेजी में हमारे पास अल्फाबेट्स, ठीक है ना। तो कोई भी जो भाषा है उसमें सबसे पहले अल्फाबेट्स होंगे। तो हम अंग्रेजी की चर्चा कर रहे थे, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट है, लेकिन कोई भी जो नए शब्द बनेंगे, नए वर्ड बनेंगे, इन्हीं 26 अल्फाबेट से मिल करके बनेंगे। ये बात पता है आप लोगों को। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में क्या होता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना फिजिक्स को भी ऐसे ही आसान किया जाए, ठीक है ना। तो फिजिक्स में भी कुछ हम लोग, जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अंग्रेजी में अल्फाबेट्स हैं, ठीक है ना, और उन्हीं पे सारे अंग्रेजी के शब्द बनते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अल्फाबेट टाइप ही कुछ हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं। तो साइंटिस्ट ने फिजिक्स में क्या किया, ऐसे ही कुछ भौतिक राशियों को निर्धारित कर दिया कि ये भौतिक राशियां जो हैं ये मूलभूत राशियां होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, और बाकी सारी जो राशियां हैं इन्हीं से मिलकर के बनेंगी। साइंटिस्ट ने इस हिसाब से निर्धारित कर दिया कि यह जो राशियां हैं ये मूलभूत राशियां हैं, और बाकी जितनी भी राशियां हैं वो इन्हीं से मिलकर के बनेंगी। जैसे कि अंग्रेजी में 26 मूलभूत शब्द हैं, अल्फाबेट्स हैं, और बाकी जितने भी शब्द हैं वो इन्हीं से मिलकर के बनते हैं। परंतु ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर इनमें से कोई एक शब्द आप निकाल दो और उस पर्टिकुलर शब्द को, उस शब्द को बाकी सबको मिला करके बनाने की कोशिश करो तो नहीं बना पाओगे। जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने डी हटा दिया, ए बी सी और डी अब हट गई है वहां से, तो ए बी सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब कुछ है आपके पास, परंतु क्या हट गई है, डी हट गई है वहां से। अब मैं बोलूं कि बाकी सब जो बचे हुए हैं इनकी मदद से डी लिख करके दिखाओ, तो आप नहीं लिख पाओगे। ए से लेकर के जेड तक सबका प्रयोग कर लो, परंतु डी निकाल दिया है मैंने। अब आपके सामने क्या है, ए बी सी ई एफ जी एच वैसे चल रहा है, डी हट गया है। तो जो बचे हुए हैं उनसे डी लिख करके दिखा दो, तो आप नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो। तो साइंटिस्ट ने ऐसा ही कुछ सोचा, उन्होंने 7 मूलभूत राशियां सिलेक्ट की, जिन मूलभूत राशियों की मदद से तो आप बहुत सारी और राशियां लिख पाओगे, परंतु अगर इन मूलभूत राशियों में कोई एक मूलभूत राशि को बाकी सारे मूलभूत राशियों की मदद से लिखना चाहो तो नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब यह कि ये जो मूलभूत राशियां होती हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इन मूलभूत राशियों को मिला करके आप बहुत सारी और राशियां लिख पाओगे, परंतु इन मूलभूत राशियों में किसी एक मूलभूत राशि को बाकी 6 मूलभूत राशि से लिखने की कोशिश करो तो नहीं लिख पाओगे। तो मूलभूत राशियां वह राशियां होती हैं जो कि आपस में वो स्वतंत्र होती हैं, परंतु इन्हीं मूलभूत राशियों को मिला करके हम बाकी सारी और भी राशियों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मूलभूत राशियां प्राइमरली हमारे पास 7 है, और साइंटिस्ट ने ऐसा इसलिए किया, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में नहीं तो करोड़ों शब्द कैसे रटते रहते हैं। अगर आपके पास अल्फाबेट्स हैं 26 तो आपको पता है कि करोड़ों शब्द हैं, इन्हीं से मिलकर के बने होंगे, तो रटना आसान है हमारे लिए। अदरवाइज तो आप कैसे रट पाते, ठीक है ना। अगर हर शब्द के लिए एक अलग सिंबल होता, मान लो कैट को कुछ यूं लिखना पड़ता, डॉग को ऐसे ऐसे लिखना पड़ता, तो ऐसे तो कैसे रटते, कितने सारे शब्द रटते। तो साइंटिस्ट ने भी काम आसान किया। उन्होंने क्या किया कि मूलभूत राशियां चुन ली और बोला कि अब जितनी भी और राशियां होंगी, भले करोड़ों राशियां आ जाए, हालांकि करोड़ों राशियां नहीं है फिजिक्स में, पर बोला था भले ही करोड़ों राशियां आ जाए वो इन्हीं से मिलकर के उत्पन्न होंगी, परंतु ये आपस में स्वतंत्र रहेंगी। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच वो सब आपस में स्वतंत्र हैं। अब डी को या बी को, बी की ही बात करूं, ए और उसके बाद सी डी ई एफ जी एच सबको मिला के बी लिख करके दिखा दो तो नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है ना। बी तो वो आपस में स्वतंत्र है, वैसे ये मूलभूत राशियां आपस में स्वतंत्र होती हैं, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन होगा क्या कि बाकी सारी जितनी भी राशियां होंगी वो इन्हीं से मिलकर के बनेंगी, ठीक है। तो हमारी पहली डेफिनेशन जो है वो मूलभूत राशियों की ही है, ठीक है ना। तो मूलभूत राशियां आप यहां पे देख सकते हो, डेफिनेशन बिल्कुल डेफिनेशंस आप लोग की स्क्रीन पे इस तरह से अच्छे से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो मूलभूत राशियां प्रकृति में विद्यमान कई भौतिक राशियों में से कुछ ही राशियां ऐसी हैं। ये कितनी राशियां हैं, ये 7 ऐसी राशियां हैं, ठीक है ना, 7। तो प्रकृति में विद्यमान कई भौतिक राशियों में से कुछ ही राशियां ऐसी हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं,
स्वतंत्र होती है, अभी मैं बता रहा था, इनको आपस में आप इंटररिलेट नहीं कर सकते हो। तो जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये फंडामेंटल होती है, इंडिपेंडेंट होती है। साइंटिस्ट ने पहले ही चुन दिया कि भैया मास को m ही लिखेंगे, ठीक है ना, मास को अब हम किसी और चीज की मदद से नहीं लिखेंगे, तो इनको परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन्हें निरपेक्ष राशियां कहते हैं, पता ही आपको। और इन राशियों को मूलभूत राशियां अथवा मूल राशियां भी कहते हैं, क्योंकि अन्य राशियां इन पर निर्भर रहती हैं तथा इन राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हैं। अब इन राशियों को पदों में कैसे व्यक्त करोगे? तो मैंने आपको बताया कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसमें पहला है हमारा मास, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो द्रव्यमान है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो लेंथ है, ठीक है ना, मतलब कि जो लंबाई है। तीसरा हमारे पास समय है, टाइम। उसके बाद फिर हमारे पास टेम्परेचर है, जिसको केल्विन से लिखेंगे, तापमान। फिर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसको ए से या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद फिर हमारे पास है लुमिनस इंटेंसिटी, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम करेंगे हम लोग, लुमिनस इंटेंसिटी का, इसको कैंडेला में नापते हैं, इसका इस्तेमाल होगा ही नहीं, बहुत कम इस्तेमाल होगा। इन्हीं पांचों के ऊपर हमारी फिजिक्स घूमती रहेगी। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना पदार्थ है उसका मापन करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको मोल में परिभाषित करते हैं, मोल लिखते हैं, परंतु इसका भी काम फिजिक्स में कम पड़ेगा। फिजिक्स में MLTKA, मतलब कि द्रव्यमान, लंबाई, और इसके बाद टाइम जो समय है, तापमान, केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट, इसी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारे पास मूलभूत राशियां हैं, ठीक है ना। तो ये जो 7 मूलभूत राशियां, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी राशियों को इनकी मदद से कैसे लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपको वेग को लिखना है, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे अन्य राशियां इन पर निर्भर करती हैं तथा इन राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हैं, जो अन्य राशियां होती है। अब अन्य राशियां क्या है, जैसे कि मैं बात करूं मान लो वेग की, तो वेग जो है हमारी वेलोसिटी, वेग, वो क्या होती है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन है क्या, लंबाई ही तो है। विस्थापन की जो मात्रक है वो मीटर होगी, और लंबाई की जो मात्रक है वो मीटर है। विस्थापन लंबाई ही तो है, ठीक है ना। लंबाई बटा मैं यहां पे क्या लिखूंगा, समय लिखूंगा। तो L/T जब लिखूंगा, लंबाई बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लंबाई है L की पावर 1, और समय क्योंकि नीचे है तो बाई T की पावर 1 लिखूंगा। T की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -1, तो ये L1 T की पावर -1। ये तो हमारे पास क्या हो गई, वेग हो गई। तो वेग अगर आप देखो तो L1 T की पावर -1 लिखा है, और अगर आप m भी इसमें लिखना चाहते हो तो m पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, तो m की पावर क्या लिखूंगा, 0। तो वेग को मैंने मूलभूत राशियों के पदों में कैसे व्यक्त किया है, मूलभूत राशियों के पदों में, तो मूलभूत राशियों के पदों में वेग कैसे यहां पे अंकित किया गया है, तो m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1, मतलब m की घात 0, L की घात 1, T की घात -1। अब देख रहे हो यहां पे, तो आप देख सकते हो कि वेग जो है, वेग को उत्पन्न कर दिया गया है, व्युत्पन्न किया गया है, किनकी मदद से, इन मूलभूत राशियों की मदद से। तो क्योंकि वेग को व्युत्पन्न किया गया है इन मूलभूत राशियों की मदद से, तो हम क्या बोलेंगे कि जो वेग होता है हमारा, जो वेग, वो एक व्युत्पन्न राशि है, वो मूलभूत राशियों की मदद से उसको उत्पन्न कराया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे, तो यहां पे आप देख रहे हो व्युत्पन्न राशियों की चर्चा हो रही है। तो व्युत्पन्न राशियां वही राशियां होती हैं जिनको कि मूलभूत राशियों की मदद से उत्पन्न कराया जाए, ठीक है। तो अन्य सभी भौतिक राशियां, उन 7 भौतिक राशियों को छोड़ करके अन्य सभी भौतिक राशियों को मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों के भाग अथवा गुणनफल द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। अतः ये राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना। और यदि लंबाई को मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो क्षेत्रफल तथा आयतन लंबाई से व्युत्पन्न हो जाते हैं तथा लंबाई की घात 2 अथवा 3 के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई को अगर आप मूलभूत राशि मानोगे तो पता है आपको, एरिया जो क्षेत्रफल है वो L इंटू L, तो L² हो जाएगा, और जो यहां पे आपके सामने आयतन है वो L इंटू L यानी क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। तो ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी और राशियां, जैसे अगर मैं बात करूं बल की, फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान
गुणे त्वरण होता है, ठीक है ना, सिंपली लिखूं तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे आप देख लो कि पहली बात की एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो वेग बटा समय हो जाता है। अब वेग अभी हम लोगों ने देखा था, वेग क्या था, m0 l1 t -1 और बटा, अगर मैं समय लिखूं तो ये क्या है, t है, तो ये t जब ऊपर जाएगी तो t -2 हो जाएगी, यानी त्वरण जो होगा, त्वरण के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो त्वरण इज इक्वल टू क्या होगा, m0 l1, अगर त्वरण को लिखूं मैं तो ये हो जाएगा m0 l1 t -2, क्योंकि ये t एक -1 पहले से और ये t ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब F इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखा हुआ है जो बल है, तो बल की जगह पे आप क्या लिखोगे, द्रव्यमान की जगह पे क्या लिखोगे, m1, ठीक है ना, और इनटू त्वरण की जगह पे क्या लिखोगे, m0 l1 t -2 लिखोगे आप लोग। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 l1 t -2, ठीक है, m1 l1 t -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने बल लिखा हुआ है m1 l1 t -2, ठीक है। तो वैसे ही आप यहां पे क्या कर सकते हो, बल यहां पे क्या लिखा हुआ है, m1 l1 t -2। अब मान लो आपको किए गए कार्य की विमाएं ज्ञात करनी है, तो किए गए कार्य की विमाएं कैसे ज्ञात करोगे, तो बल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप विस्थापन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये मैं पूरा यहां मिटा देता हूं, और बल को अगर मैं विस्थापन से मल्टीप्लाई करूं तो किया गया कार्य जिसको W से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो बल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m1 l1 t -2, और विस्थापन की जगह पे लिखेंगे m0 l1 t0, क्योंकि विस्थापन में l ही रहेगा केवल। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये m1 l2 t -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क हो गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी और भौतिक राशि, किसी भी और भौतिक राशि की अगर चर्चा करनी है, कौन सी भौतिक राशि की, तो पहले बात हमारी ये थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि मूलभूत राशियों को छोड़ करके किसी भी और भौतिक राशि की अगर हमें चर्चा करनी है या किसी भी और भौतिक राशि को अगर हमें दर्शाना है तो उन्हीं मूलभूत राशियों के पदों में दर्शा सकते हैं उसको। किसी भी और भौतिक राशि को अगर दर्शाना है तो उन्हीं मूलभूत राशियों के पदों में इस तरह से दर्शा सकते हैं। और इसीलिए उन मूलभूत राशियों को छोड़ करके, वो जो हमारी मूलभूत राशियां हैं, उन मूलभूत राशियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी राशियों से आपकी मुलाकात होगी हमारे पूरे भौतिक विज्ञान के सफर में, वो सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। दो और हैं जो अलग से कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी कहलाती हैं, तो वो हमारे एंगल और सॉलिड एंगल है, बट उसकी चर्चा बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे पास मेन ध्यान रखना है कि 7 मूलभूत राशियां, और इन्हीं मूलभूत राशियों से बन करके और बाकी सारी राशियां तैयार होती हैं जो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूलभूत राशियां आपस में स्वतंत्र होती हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होती हैं, ठीक है, परंतु उनको आपस में मिला करके और फिर राशियों को व्युत्पन्न कराया जाता है, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब ये जो मूलभूत राशियां हैं ये आपके सामने यहां पे लिखी गई हैं। तो सबसे पहले जो मूलभूत राशि है आपके पास लंबाई है, ठीक है ना, यहाँ पे L लिख दिया। उसके बाद ये द्रव्यमान है, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर समय है T से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा इसको A से या I से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। फिर ताप जो है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, यही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ज्योति तीव्रता जो लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, इसको कैंडेला या CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी यूनिट्स भी दी गई है, तो इनके जो मात्रक है वो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है और कैंडेला है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। अब जो राशियां हैं हमारे पास, जो विमाएं हैं, तो ठीक है ना, ऐसी कई राशियां होती हैं जिनकी विमाएं जो होती हैं वो एक समान होती हैं, ठीक है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग अलग भौतिक राशियां होंगी लेकिन उनकी विमाएं एक समान होंगी। जैसे कि वर्क, किया गया कार्य, और ऊर्जा, इन दोनों की विमाएं एक ही हैं। दोनों की विमाएं हैं m1 l2 t -2, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं टॉर्क की, टॉर्क जो हमारा बल आघूर्ण होता है, तो बल आघूर्ण की जो विमाएं हैं वो भी विमाएं कार्य के ही बराबर हैं,
परंतु दो अलग अलग चीजें हैं। बल आघूर्ण जो है वो भी F इंटू आर होता है, ये भी F इंटू एस होता है, पर दोनों की विमाएं एक समान ही है, m1L2T-2। परंतु बल आघूर्ण एक भिन्न राशि, एक अलग भौतिक राशि है, बल आघूर्ण जो है, और किया गया कार्य जो है वो एक अलग भौतिक राशि है। ठीक है, तो कई बार अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं एक समान हो सकती हैं। तो जब अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं एक हो जाती हैं तो उनकी मात्रक हम अलग अलग करते हैं। हम लोग कभी भी बल आघूर्ण का मात्रक जूल नहीं बोल देते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक हमेशा न्यूटन मीटर बोलते हैं। परंतु वर्क का जो मात्रक है, किए गए कार्य या ऊर्जा, इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक हम लोग कभी भी न्यूटन मीटर ना बोल करके इसके जो मात्रक है उसको जूल बोलते हैं। किया गया कार्य और ऊर्जा जो है ये अलग अलग भौतिक राशि नहीं है, इसको वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति नाम का जो हमारा पाठ आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किया गया कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या ऊर्जा से वापस हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम क्वांटिटीज है, किया गया कार्य और ऊर्जा। परंतु बल आघूर्ण एक कंप्लीटली पूर्ण रूप से अलग भौतिक राशि है। तो बल आघूर्ण की अगर हम चर्चा करें तो बल आघूर्ण को कभी भी हम जूल नाम का मात्रक प्रदान नहीं करेंगे, और वैसे ही किए गए कार्य को या तो ऊर्जा को कभी भी न्यूटन मीटर नाम का मात्रक प्रदान नहीं करेंगे। हालांकि दोनों की विमाएं एक समान है, आप चाहो तो किए गए कार्य की यूनिट न्यूटन मीटर लिख दो, ठीक है ना, या तो आप चाहो तो बल आघूर्ण की यूनिट जूल लिख दो। परंतु जूल जो है वो हमेशा किए गए कार्य को दिया जाता है और या तो ऊर्जा को दिया जाता है, और न्यूटन मीटर हमेशा बल आघूर्ण को दिया जाता है। परंतु भौतिक विज्ञान में ऐसी बहुत सारी राशियां आपको मिलेंगी जिनके ऊपर नीट में प्रश्न भी आता है कि इनमें से कौन सी दो भौतिक राशियों की विमाएं एक समान है। तो यहां पे मैंने ये टेबल आपके लिए बना रखा है, ठीक है ना, और इस टेबल के अंदर ऐसी राशियां मैंने लिख रखी हैं आप लोगों के लिए जिनकी विमाएं जो है वो एक समान होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहां लिखा समान विमाओं वाली भौतिक राशियां, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो इसमें पहले आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता तथा क्षय नियतांक, ये सब जो भी हैं आपके पास, इन सब की जो हमारे पास क्षय नियतांक जो होता है डीके कांस्टेंट होता है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो ये अभी पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी में। तो इन सब की जो विमाएं होती हैं वो m0L1T-1 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण, ये जितने भी होते हैं इन सबका होता है m1L2T-2। फिर है दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पे तो इस बार क्वेश्चन भी आया था, प्रतिबल पे भी क्वेश्चन आया था इस बार नीट 2020 में, ठीक है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ गुणांक, ऊर्जा घनत्व, ये सब की जो हमारी विमाएं होती है m1L-1T-2 होती है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं ताकि ये दिखे और आपको अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद संवेग आवेग की जो विमाएं होती हैं वो भी एक समान होती है। आवेग हमारा इंपल्स कहलाता है, डेल्टा P = J जो आप बोलो। फिर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उनकी विमाएं m0L1T-2। फिर हमारा प्रणोद, बल, भार, ऊर्जा प्रवणता, इनकी भी होती है m1L1T-2। फिर कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक, इनकी होती है m1L2T-1। तो आप देख सकते हो कि ये वो हमारे पास टेबल है जहां पर जो ऐसी राशियां हैं, मतलब ऐसी कुछ राशियां हैं जिनकी विमाएं आपको एक जैसी दिखती हैं यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग न्यूमेरिकल पे आए। न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, उससे पहले जो थ्योरी वाली चीजें हैं इसको लिखने में हमारा समय वेस्ट ना हो, क्योंकि जो ड्रॉपर बैच होता है, जो सानिध्य बैच है हमारा, इसमें बिल्कुल काम की बात होगी। इसमें कोई हंसी मजाक नहीं होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1.5 घंटे की क्लास मतलब 1.5 घंटे पूर्णतः पढ़ाई होगी, आधे घंटे की क्लास मतलब आधे घंटे पूर्णतः पढ़ाई होगी, 1 घंटे की क्लास मतलब 1 घंटे पूर्णतः पढ़ाई होगी। इसमें कोई हंसी मजाक नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई और चर्चा नहीं। हाँ, मोटिवेट जरूर आप लोगों को किया जाएगा पढ़ाई के लिए, परंतु यह जो बैच है बहुत सीरियस बैच है, और हमारा जो एम है, हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो अपने आप को साइडलाइन महसूस करते हैं, दरकिनार हुआ महसूस करते हैं, हम उनको मेन श्रेणी में ले आए, हम लोग उनको मेन जो वैसे श्रेणी से जोड़ें, उनको ऐसे एस्पिरेंट्स बनाए जो कि वाकई में सोचते हैं कि हाँ मैं नीट क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो हमारा यही हमारी अभिलाषा आकांक्षा है, यही हमारा एम्बिशन है कि हम आप लोग को डॉक्टर बनाएं। तो इसीलिए ऐसी चीजें जो कि लिखने अगर लगूं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारे लेक्चर का, तो पहले से लिखी रहेंगी आपके सामने, ठीक है।
तो ये क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन की ही टेबल आगे कंटिन्यू हुई है आप लोगों के सामने। तो इन टेबल्स को आप लोग लिख सकते हो। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो इनकी विमाएं m1 L0 T-2 होती है, ठीक है ना। विकृति, अपवर्तनांक, अपेक्षित घनत्व, कोण और उसके बाद घन कोण, और जितनी भी ये सब आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इस टेबल को लिख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताना, इनको मैंने कलेक्ट करके एक जगह पे लिख दिया ताकि आप लोग को इससे फायदा मिले, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट चीज में। तो समान विमाओं वाली भौतिक राशियां, ठीक है ना, ये जो टेबल है जो आगे बढ़ती जा रही है आप लोगों की, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। होपफुली ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके टेबल जो है यहाँ पे सारी क्वांटिटीज को इकट्ठा किया गया है, तो इनको बहुत अच्छे से लिख लेना। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आ रहे हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है कि भैया हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने की इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को, क्या आवश्यकता है मात्रक एवं विमाएं पढ़ने की, क्यों नहीं हम लोग सरल या फिर रेखीय गति से शुरुआत करें, क्यों मात्रक एवं विमाएं पढ़े। पहली बात कि भाई मात्रक एवं विमाएं नहीं पढ़ोगे अगर आप लोग और एरर एनालिसिस नहीं पढ़ोगे तो नीट के अंदर 2 प्रश्न तो आपके वैसे ही छूट जाएंगे। 2 प्रश्न आते हैं मात्रक एवं विमायों से और त्रुटियों से, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं पढ़ोगे तो छूट जाएंगे आपके जो प्रश्न है, तो इसलिए पढ़ना तो आवश्यक है ही, परंतु एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, और क्या जरूरत है उसको पढ़ने की। तो वही यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसमें पहली एनालिसिस है किसी भौतिक राशि की दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक क्वांटिटी का, भौतिक राशि का अगर आपको मात्रक ज्ञात करना है तो विमाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बल की ही हम बात करें तो बल क्या था, m1 L1 T-2। तो इसका मात्रक अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो m1 की जगह पे kg की पावर 1, L1 की जगह पे लिखोगे मीटर की पावर 1 क्योंकि L हमारी लंबाई है, और T-2 की जगह पे लिखोगे सेकंड की पावर -2। पे लिखा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परंतु जब यूनिट बड़ी हो जाती है तो इसको एक छोटा सा नाम दे दिया जाता है, तो छोटा सा नाम इसको देंगे, वो नाम है न्यूटन। और न्यूटन तो सर बड़ा हो गया इससे, पर वो कैपिटल N से दर्शा दिया जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आप लोग ध्यान देना कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं न्यूटन, अगर मैं ऐसे न्यूटन लिखूं तो ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, दिस विल बी नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु अगर मैं स्मॉल n से चालू करूं, स्मॉल n से अगर मैंने इसको चालू किया तो अभी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, नेम ऑफ यूनिट है, नेम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब कि जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक में आपसे क्वेश्चन एक बार एम्स ने पूछा था बहुत पहले कि इनमें से बल का मात्रक कौन है, ये न्यूटन या ऐसे दिखा करके कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कितनी छोटी सी चीज एग्जाम पूछ सकता है आपसे, ये नहीं होगा बल का मात्रक, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट होगा, बल का मात्रक ये होगा। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल N। इसको कैपिटल N नहीं लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, जो स्मॉल n से चालू होता है इसी को शॉर्ट में कैपिटल N लिख देते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसकी पूरी की पूरी जो मात्रक है वो तो ये है, पर इसी को परंतु शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, कैपिटल N लिख देते हैं। तो यही है कि किसी भी मात्रक, कभी भी अगर आप लोगों को क्या ज्ञात करना हो, कोई यूनिट ज्ञात करनी हो, मात्रक ज्ञात करना हो, तो हमेशा ये काम आपको उसकी विमाएं ज्ञात होनी चाहिए। उसकी विमाएं पता होंगी तो मात्रक बहुत आसानी से लिख दोगे। तो पहली जो यही सिंपल सी चीज है, सिंपल सा यूज है कि किसी भौतिक राशि का दिया हुआ मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना, वो हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इसमें किसका ज्ञात कर सकते हैं, वर्क, जैसे आपको पता है, जैसे वर्क की अगर मैं ज्ञात करके बताऊं आपको कार्य की, तो कार्य के लिए क्या लिखोगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। मतलब इसकी मात्रक तो आपको, इसकी विमाएं तो पता ही है, m1 L2 T-2। तो अगर SI पद्धति में आपको लिखना है, SI पद्धति में, तो SI में m की जगह पे लिखोगे kg, तो kg की पावर 1, और L की जगह पे क्या लिखोगे, मीटर की पावर 2, और टाइम की जगह पे सेकंड की पावर -2। परंतु यदि CGS पद्धति में आपको लिखना है, तो CGS पद्धति में लिखना है तो kg की जगह पे क्या लिखोगे, ग्राम की पावर 1, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर की पावर 2, और सेकंड तो सेकंड ही होता है CGS में भी। तो ये हम लोगों ने किस में लिख दिया है, SI पद्धति में, और इसको CGS पद्धति में। हालांकि आगे ये भी चीज पढ़ोगे कि SI पद्धति में इसको जूल बोलते हैं, और फिर से अगर मैं ये बोलूं जूल तो ये गलत है, ये जेम्स जूल जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था। यूनिट
के लिए आपको स्मॉल जे से चालू करना पड़ेगा, ये सही है, और इसी को शॉर्ट में जूल लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो यूज इसका ये बहुत सरल सा यूज है, ये ना भी डिस्कस करूं तो ठीक है ना, परंतु बहुत सरल सा यूज है ये कि अगर आपको मात्रक, अगर आपको विमाएं पता है तो आप मात्रक बहुत आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको मात्रक पता करनी है तो आपको विमाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो पहली चीज तो यही है, ठीक है। तो ये तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा ही सही। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो दूसरा मैं आपको यूज बताने वाला हूं, ये यूज जो है इसको हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट बोलते हैं। मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना, किसी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको हम लोग बदलें, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, ये इसका दूसरा यूज है। पहले मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं इस यूज को, ठीक है, कैसे बदलते हैं, फिर यहां पे हम लोग लौट करके आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपको ये बोले वो कि 1 न्यूटन बल जो है, 1 न्यूटन, इसको डाइन में बदलिए। x न्यूटन बल को मान लीजिए आपको x डाइन में बदलना है। तो न्यूटन को अगर वो बोल रहा है आपको डाइन में बदलने, तो कैसे बदलोगे आप न्यूटन को डाइन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, आपको विमाएं अगर ज्ञात हैं तो आपको पता है बल की विमाएं, चाहे वो डाइन है या न्यूटन है, दोनों बल की विमाएं, कि 1 न्यूटन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहां पे 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन को डाइन में, जहां पे न्यूटन जो होता है वो SI यूनिट ऑफ फोर्स होता है, और जो डाइन है वो क्या है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। तो न्यूटन जो है वो SI यूनिट ऑफ फोर्स है और डाइन जो है वो CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। हमें ये कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग सबसे पहले, चाहे वो न्यूटन हो या डाइन हो, दोनों हमारे पास किसकी यूनिट्स हैं, दोनों को दोनों फोर्स की यूनिट है, ठीक है ना। बल की दोनों मात्रक हैं, तो बल की मात्रक हैं तो विमाएं भी किसकी होंगी, बल की ही होंगी। तो हम लोग यहाँ बल की विमाएं लिखेंगे। तो 1 और विमाएं जब बल की लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या लिखेंगे, M1 L2 T-2, ठीक है ना। और इक्वल टू यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, x, और यहां पर भी लिखेंगे M1 L1 T-2, क्योंकि बल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे बल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा M1 L1 T-2, और ये भी हो जाएगा x M1 L1 T-2। ये क्लियर है। परंतु अब यहां पे नीचे में क्या लिख लेता हूं, क्योंकि ये SI पद्धति है न्यूटन, तो यहां S लिख लेता हूं, S, और यहां पे CGS पद्धति है तो CCC लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इनको इधर नीचे ले आऊंगा। तो जब मैं इनको नीचे ले आता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1, अब MS के नीचे यहां पे क्या आएगी, MC आएगी। तो MS बाई MC की पावर 1, फिर LS, और नीचे क्या आएगी, LC आएगी। तो LS बाई LC की पावर 1, और फिर क्या है हमारे पास, TS अपॉन TC। तो TS बाई TC की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो MS अपॉन MC की पावर 1, LS अपॉन LC की पावर फिर से 1 है, और TS अपॉन TC की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -2, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्योंकि इधर x लिखा हुआ है। अब आप लोग क्या लिखोगे, 1 MS अपॉन MC। तो MS की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 kg, क्योंकि जो हमारे पास अगर हम SI पद्धति की बात करें तो वहां पे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो kg होता है। तो 1 kg बाई, और CGS पद्धति की बात करूं तो ग्राम लिखूंगा, ठीक है, और पावर 1 है। फिर LS, तो LS में मैं क्या लिखूंगा, तो अगर मैं SI पद्धति की बात करूं यहां पे तो मीटर लिखूंगा, और CGS पद्धति की बात करूं तो सेंटीमीटर लिखूंगा कि पावर 1, और TS अपॉन TC, तो ये सेकंड ही होता है दोनों में, तो सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2, और ये x के बराबर हो गया। अब अगर आप लोग देखो यहां पे, तो ये लिखा हुआ है 1, और उसके बाद फिर kg अपॉन ग्राम। तो kg अपॉन ग्राम आपको पता है, kg अपॉन ग्राम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो kg की जगह पे लिखेंगे 1000 बाई 1, क्योंकि kg बाई ग्राम करोगे तो 1000/1 आ जाएगा कि पावर 1, मीटर बाई सेंटीमीटर तो ये 100 हो जाएगा, 100 की पावर 1, सेकंड बाई सेकंड तो 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 भी 1 ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो यानी ये 1000 × 100 लिखा हुआ है, यानी ये 10 की घात 5 हो जाएगा। यानी जो x का मान आ रहा है हमारे पास, x जो है वो 10 की घात 5 है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की घात 5 डाइन। तो 1 न्यूटन जो है किसके बराबर है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली आप लोग समझ गए होंगे। अब
मैं यहाँ पे अगर इसको अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके और आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास कि 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना एक्स अर्ग में, जहां पे आपको पता है कि जो जूल है वो एसआई पद्धति में किए गए कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का भी बोल सकते हो, और अर्ग जो है वो सीजीएस पद्धति में, अर्ग जो है वो सीजीएस पद्धति में किए गए कार्य का मात्रक है, ठीक है ना, जो अर्ग है। तो यहां पे आप लोगों को देखो क्या लिखना होगा, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग लिखा हुआ है यहां पे। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो कि यूनिट्स लिख लेते हैं, सबसे पहले तो इनकी विमाएं लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखोगे m1 L2T - 2 इक्वल टू एक्स अर्ग। अर्ग की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो अर्ग की जगह पे आप लोग लिखोगे m1 L2T - 2, क्योंकि यूनिट तो ये क्या है आपको पता ही है, मतलब ये जो हमारे पास लिखे हुए दोनों साइड पे आखिरकार है तो क्या, ये कार्य की ही विमाएं हैं, पता ही हम लोगों को ये विमाएं किसकी हैं, कार्य की हैं, ठीक है ना। तो कार्य की विमाएं तो एक समान रहेंगी, परंतु यहां नीचे में क्या लिख लूंगा, क्योंकि एसआई पद्धति में है तो एस लिख लूंगा, और क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में तो सी लिख लूंगा। अब इनको इधर नीचे ले आऊंगा, ठीक है। तो यहां पे जब मैं नीचे ले आ रहा हूं इनको, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 और एमएस के नीचे यहां पे क्या आ जाएगा, एमसी आ जाएगा की पावर 1, फिर एलएस के नीचे क्या आ जाएगा, एलसी की पावर 2, और टीएस के नीचे टीसी की पावर -2, और ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और ms अपॉन mc, तो यानी एक केजी होगा, ms जो है केजी है और mc जो है वो ग्राम है, की पावर 1 ls अपॉन lc। तो ls जो है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, और अपॉन lc जो है सेंटीमीटर की पावर 2, और ts अपॉन tc, तो ये सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2, ये x हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, तो 1 × 1 kg बाई ग्राम, तो ये 1000 हो गया, 1000 की पावर 1, और उसके बाद मीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये 100 की पावर 2, और सेकंड अपॉन सेकंड 1 की पावर -2, ठीक है ना। 1 की पावर -2 तो 1 ही हो गई। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, 1000 × 100 स्क्वायर क्या हो गया, 10,000 हो गया। तो यानी कि क्या लिखा हुआ, 10 की घात 7 लिखा हुआ है। यानी यहां जो x का मान आया है वो 10 की घात 7 है। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। तो यही चीजों की चर्चा, इसी चीज की चर्चा हो रही है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पता है यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमें यह है कि किसी एक भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, ये हमारा मेन एम है यहां पे, ठीक है ना। तो आपको एक बात तो पता है यहां पे, अब जैसे कि बोल रहा है वही चीज, वही जो मैं आपको समझा रहा था, वही चीज इस पेज पे लिखा हुआ है कि आप एक साइड से उसको दूसरे साइड पे ले जाकर के कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये आपके नोट्स हैं आप लोगों के लिए, इस नोट्स को आप कॉपी कर सकते हो, क्लास नोट्स को। तो जैसे कि यहां पे आप देख लीजिए कि न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, वापस आप देख सकते हो कि डाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहां पे बोल रहा है कि बल के एसआई मात्रक न्यूटन है तथा इसका विमेय सूत्र ये है, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डाइन में रूपांतरण करें। तो अभी हमने देख लिया था न्यूटन को डाइन में, 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन था, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था। उसके बाद फिर वही चीज को यहां पे समझा रहा है बहुत अच्छे से, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद फिर बोल रहा गुरुत्वाकर्षण नियतांक G को CGS से MKS पद्धति में बदलना है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होती है उसको CGS पद्धति से किस में बदलना है, उसको CGS से MKS में बदलना है, और CGS पद्धति में उसका मान दिया हुआ है, और उसको बदलना किसमें, MKS। MKS को ही SI भी बोलते हैं, थोड़ा सा अंतर है, बट मास और लेंथ और उसके बाद टाइम जो है वो सब तो सेम ही होता है। तो MKS का भी बोले तो आप SI मान लेना, MKS ही हमारी SI होती है। हालांकि इसका फुल फॉर्म सिस्टम डी इंटरनेशनल होता है, क्योंकि MKS में जब 4 और जोड़ देते हैं हम लोग तो वो SI में बदल जाती है, ठीक है ना। अब 4 और जोड़ने का मतलब क्या है कि MKS में 3 ही है, लेकिन फंडामेंटल मूलभूत राशियां तो कितनी है, 7 हैं, ठीक है ना। तो MKS में 4 और जोड़ेंगे तो SI में बदल जाएंगे, क्योंकि SI में 7 है वो, ठीक है। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि CGS उसको SI में कन्वर्ट कीजिए। तो ये भी बहुत इजीली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ये बोर्ड पे आप लोग के होमवर्क के लिए है कि इस चीज को आप लोग देखना, ठीक है। और
करने की पहले खुद से कोशिश करना, उतार मत लेना यहां से, और जब नहीं समझ में आए तो आप लोग उसको मेरे से पूछना उस चीज को, ठीक है। इसके अलावा आज आप लोग को एक डीपीपी भी मिलेगी जिसमें कि इन दोनों के ऊपर भी प्रश्न हम लोग हमारे रहेंगे, ठीक है ना। परंतु उस डीपीपी को करने से पहले आवश्यक यह है कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है जिसमें कि और दो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण यूज, उस लेक्चर को देखें आप लोग। तो होपफुली आज का लेक्चर क्लियर होगा आप लोगों को। ये बेसिक लेक्चर था इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट ही रखा इस लेक्चर को, ठीक है ना, और थोड़ा खुद को आपसे अवगत कराया और आपसे अवगत होने की कोशिश की। और ये जो आगे के लेक्चर्स आपके आने वाले हैं, विश्वास मानिए आप लोगों को काफी मजा आने वाला है हमारे सानिध्य बैच में, जो कि रन करेगा, जिसमें आप अध्ययन करोगे अंडर द नीट मैजिशियंस ऑफ इंडिया, जो कि टीचर्स इन्हें जादुई टीचर्स हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।